हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जेई मेंस और नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप लोगों का टेस्ट होगा। ओके, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो और जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और जहां भी डाउट आए वो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, an aqueous solution of salt MX2 at certain temperature has a warmth of factor 2. The degree of dissociation of the salt in the solution will be। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को कौन सा टॉपिक क्लिक किया है ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो या फिर सॉल्व करते हो तो सबसे पहले ये देखो वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में टर्म है बॉन्ड ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब कौन सा टॉपिक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है बॉन्ड ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ठीक है, टॉपिक है बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ओके, अब देखो बॉन्ड ऑफ फैक्टर का सिंबल होता है आई, और डिसोसिएशन के केस में इन केस ऑफ डिसोसिएशन रिलेशन क्या होता है आई और अल्फा के बीच में। अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखो आई इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला है ना, बॉन्ड ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड। ओके, फिर n क्या होता है, तो n के लिए पहले देखो सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है। तो सॉल्यूट का फॉर्मूला है mx2, तो उसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर क्या बनेगा m2 प्लस 2x माइनस, है ना। तो इसको ब्रेक करने पर कितने आयंस मिले, n इक्वल्स टू इसका 1 और इसका 2, तो कितना हुआ n इक्वल्स टू 3। अब n इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पुट करेंगे n की वैल्यू और हमें निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। और बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना गिवन है, i की वैल्यू गिवन है 2। ओके, तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। फिर इसको रीअरेंज करोगे तो अल्फा कितना आएगा, 1 इधर इस तरफ जाएगा, 2 माइनस 1 1 और ये 3 माइनस 1 2, तो कितना बना 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। ओके, तो अल्फा कितना आया 0.5 है, और हमें ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं, परसेंटेज के टर्म्स में दिए हुए हैं, है ना। तो 0.5 मींस कितना परसेंट हो गया, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना होगा 0.5 इंटू 100%, दैट इज इक्वल्स टू 50%। ठीक है, मींस ऑप्शन में डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू दी हो सकती है या फिर परसेंटेज के टर्म्स में भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही हमें आंसर लेकर आना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस when 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा, तो उससे हमें आइडिया लग गया कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले टॉपिक से। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद देखो, फिर आगे लिखा हुआ है इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। ठीक है, तो इतना जब हमने पढ़ा, नेक्स्ट लाइन पढ़ी तो हमें यहाँ पे टर्म दिखा एसोसिएशन, एसोसिएट। तो इसका मतलब ये केस कौन सा केस है, एसोसिएशन का केस है, मींस इसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, है ना, प्लस बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो जब कभी भी बॉन्ड ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये क्वेश्चन बॉन्ड ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, मींस हमें इसमें आई फैक्टर यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर देखो कैलकुलेट परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, मींस हमें
एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है परसेंटेज के फॉर्म में, इसमें बेंजीन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता लगा कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, और सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड। ओके, सॉल्वेंट यहाँ पर है बेंजीन। ठीक है, फॉर्मूला सभी को पता है, C6H6। ओके, और सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो गया, 0.45 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया। मींस यहाँ पर बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीमेंट दिया हुआ है, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्टली क्या गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। ओके, तो यहाँ पर गिवन क्या है, डेल्टा TF। ठीक है, और वो कितना गिवन है, 0.45। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड मींस सॉल्यूट, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना गिवन है, 0.2 ग्राम इज एडेड टू 20 ग्राम बेंजीन, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 20 ग्राम। और फिर क्या गिवन है, इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला जाता है तो एसिटिक एसिड एसोसिएट होकर डाइमर बनाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, है ना। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, तो ये इसका फॉर्मूला होता है ना, स्ट्रक्चर बोल सकते हो। फिर क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल अपने ही साथ क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ पर देखो COH, ये ऐसा ये इस तरीके से डायग्राम होता है ना। तो यहाँ पर देखो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लास 11 में पढ़ रखा है ना। तो देखो C डबल बॉन्ड O में O का क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और OH में H का क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के OH का पार्शियल पॉजिटिव H इस मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, सिमिलरली इस मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इस तरीके से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग these molecules gets dimerized, मींस दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना वो क्या कहलाता है, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी थी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है डाइमराइजेशन हो रहा है और हमें बताना है कि परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। ठीक है, तो देखो हमें परसेंटेज एसोसिएशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज I equals to 1 plus 1 by n minus 1 into अल्फा। और ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और n क्या है, कितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं क्योंकि डाइमर बन रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, तो n की वैल्यू 2, अल्फा निकालना है तो I पता होना चाहिए। तो I कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू स्मॉल m, है ना। तो इसको फर्दर एक्सपांड कर देंगे और जो हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इंटू KF इंटू स्मॉल m, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg दैट इज वेट ऑफ बेंजीन इन kg। ओके, तो डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 0.45 इक्वल्स टू I कैलकुलेट करना है। फिर KF क्वेश्चन में बेंजीन का KF गिवन नहीं है, एक मिनट चेक कर लेता हूं।
KF गिवन है 5.12, बेंजीन का KF गिवन है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर 5.12। ओके, तो यहाँ पर 5.12 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना 0.2 ग्राम। ध्यान रखना यहाँ पर सॉल्यूट का वेट हम ग्राम में लेते हैं, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना आता है 60 आता है ना, तो 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और सॉल्वेंट क्या है बेंजीन, वेट कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पर ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, है ना। तो फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे और आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर अल्फा कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखना और जो भी आप लोगों का आंसर आए उसको कमेंट करना, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट was dissolved in X gram of H2O. The change in freezing point was found to be 3.82 degrees Celsius. If sodium sulfate is 81.5% ionized, then the value of X is. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो फटाफट हमने पहचान लिया कि टॉपिक कौन सा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ ही साथ आयनाइजेशन टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब आई फैक्टर भी यूज होगा, डेट इज वॉल्ट ऑफ फैक्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 5 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर है, और सॉल्यूट क्या है सोडियम सल्फेट, इतना तो क्लियर होगा ही आप लोगों को, है ना। फिर अब देखो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF कितना गिवन है 3.82। ओके, और कह रहा है कि सोडियम सल्फेट आयोनाइज हो रहा है 81.5%, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 81.5% में अपॉन 100, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ओके, अब n क्या आएगा, तो उसके लिए आप लोगों को ब्रेक करना आना चाहिए Na2SO4 को, तो 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो n कितना आएगा 3 आएगा, 2 प्लस 1 3। ओके, तो i कितना है, i इक्वल्स टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा 81.5 अपॉन 100, ठीक है। तो यहां से क्या निकालोगे आप लोग, आई फैक्टर निकालोगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा TF इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन mm ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। चलिए अब देखो डेल्टा TF गिवन है 3.82 इक्वल्स टू आई यहां से निकल जाएगा आप लोगों का, है ना। तो आई यहां पर रख दोगे, पुट कर दोगे इनटू KF, तो वाटर का KF वाटर का KF गिवन है 1.86। ओके, KF ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1.86। ओके, तो क्वेश्चंस में गिवन होता है KF और KB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है, ठीक है। चलिए
फिर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना 5 ग्राम अपॉन mm ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूट का कौन सा मोलर मास रखना है, एक्चुअल मोलर मास रखना है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर आई यूज कर लिया है तो ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का मोलर मास कितना आएगा, उसको एक बार कैलकुलेट कर लो। Na2SO4 का सोडियम का 23 तो 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, ठीक है। तो इसको एड अप करोगे तो 46 32 64 6 प्लस 4 10 12 देन 41 42 आ रहा है ना। एक बार चेक कर लेना वापस से आप लोग। इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट निकालना है ना। अब देखो यहाँ पर केजी में होना चाहिए, अब दिया हुआ है ग्राम में, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पर इनटू 1000। ओके, तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, i की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे। ओके, i की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, उससे x निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर जो भी आप लोगों का आंसर आएगा उसको कमेंट करना, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, कंसिडर सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ 0.5 कैपिटल M C2H5OH, 0.25 कैपिटल M KCl, 0.1 कैपिटल M Mg3PO4 twice and 0.125 capital M sodium phosphate Na3PO4, then which of the following statement is true। तो हमें ये बताना है कि कुछ डाटास गिवन है और उन डाटास के बेसिस पर हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म्स दिए हुए हैं, है ना। तो कौन सा टॉपिक हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर देखो पहला ऑप्शन है दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा, है ना। फिर बाकी ऑप्शंस में भी ऐसा ही है कि सोडियम फॉस्फेट का हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है सेकंड ऑप्शन, इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस भी है ना। तो हमें हर एक सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर पहले ही निकालना होगा, ठीक है। तो देखो पहला है 0.5 कैपिटल M C2H5OH, ठीक है। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन 0.5 इंटू R इंटू T, ठीक है। फिर देखो अब वैल्यूज वगैरह पुट नहीं करते अपन, उतना लंबा नहीं जाते, अपने को शॉर्ट फॉर्म में करना है ना। तो देखो फिर सेकेंड है 0.125 कैपिटल M Na3PO4। अब देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है ना। सोडियम फॉस्फेट डिसोसिएट होगा, तो अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो देखो कितना आएगा 3, यहाँ पे मैं कर देता हूँ शॉर्ट में, इसको ब्रेक करो तो 3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस, तो N की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 3 + 1 4, तो इसका I कितना आएगा, I = 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू अल्फा को 100% मानना है क्योंकि दिया नहीं है ना। तो 4 - 1 = 3, तो 1 + 3, तो 1 + 3 कितना 4, तो I कितना आया 4 आया। तो उस सिचुएशन में पाई क्या हो जाएगा I, अब देखो यहाँ पे I हमने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो इसके लिए I क्या होगा 1 होगा, ठीक है। मींस कोई सब्सटेंस अगर ना तो डिसोसिएट हो रहा हो ना तो एसोसिएट हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में I की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, है ना। चलिए फिर देखो पाई इक्वल्स टू I कितना 4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.125 इंटू R इंटू T, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 4 इंटू 0.125 0.5 आएगा, है ना। तो देखो दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक। तो फिर अगला 0.1 कैपिटल M Mg3PO4 ट्वाइस। अब इसके लिए I निकालोगे क्योंकि ये भी टूटेगा, ये भी ब्रेक होगा, तो 3 Mg
2 प्लस प्लस 2 PO4 3 माइनस, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आई 5, तो i कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 1 एट इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 5 है ना, i की वैल्यू कितनी आई 5 आई, ठीक है। तो देखो n इक्वल टू 5, i इक्वल टू 5, देन pi इक्वल टू 5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.1 RT इक्वल टू 0.5 RT, इसका भी आया 0.5 है ना। लास्ट है फोर्थ 0.125 कैपिटल M Na3PO4, तो इसके लिए निकालोगे तो Na3PO4 टूटेगा, अच्छा इसको तो निकाल चुके हैं ना, तो क्या रहेगा फिर, अच्छा वो KCl बचा हुआ है 0.25 कैपिटल M KCl, तो इसके लिए इसको ब्रेक करोगे KCl को, तो K प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 आएगी, तो फिर i निकालोगे 1 प्लस 2 माइनस 1 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो i की वैल्यू 2, तो pi कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.25 इंटू R इंटू T, अब ये फिर से कितना लेगा 0.5 RT, मीन्स सबका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा है, तो आप लोग आसानी से बोल सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, a solution has the mole fraction ratio of 1:4 of pentane to hexane. The Weber pressure of pure pentane is 440 mm of Hg and 120 mm of Hg for pure hexane. The mole fraction of pentane in the vapor phase would be. तो क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को कौन सा टॉपिक क्लिक किया, तो टॉपिक है राउल्ट लॉ फॉर 2 लिक्विड्स, ठीक है। मींस जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर जो वेपर प्रेशर बनता है उस वेपर प्रेशर से रिलेटेड लॉ क्या कहलाता है, राउल्ट लॉ कहलाता है ना। तो उस पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज वाला, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, गिवन डाटा सीख लेते हैं। तो गिवन है मोल फ्रैक्शन नहीं है ये, मोल रेशियो है, मोल रेशियो ऑफ 1:4 ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन, है ना। मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन कितना है 1/4, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर गिवन डाटा से हम एज्यूम कर सकते हैं कि मोल ऑफ पेंटेन कितना 1 और मोल ऑफ हेक्सेन कितना 4, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इक्वल्स टू 1 अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5, ओके। और मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हेक्सेन 4 अपॉन टोटल 1 प्लस 4 दैट इज 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, P नॉट ऑफ पेंटेन, है ना, प्योर पेंटेन का वेपर प्रेशर 440 और P नॉट ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन का कितना 120, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जब हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज Y इक्वल्स टू P नॉट P दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेंटेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ रखा है, ओके। तो देखो YP इक्वल्स टू P नॉट P इंटू XP अपॉन PT सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, P नॉट P इंटू XP प्लस P नॉट H दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेक्सेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन इन द सॉल्यूशन, ठीक है।
फिर y of t इक्वल्स टू p नॉट t कितना गिवन है 440। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है 440 इंटू xt कितना आया 1/5 ओके अपॉन p नॉट t 440 इंटू 1/5 प्लस p नॉट h कितना है 120 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन 4/5 ओके। तो इसको सॉल्व करोगे आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना। तो सॉल्व करके देखना और बताना कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब इस क्वेश्चन को देखो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY is related to bond of factor I is expressed by means हमें एक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है AXBY, उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा और बॉन्ड ऑफ फैक्टर I के बीच में रिलेशन बताना है ना। तो कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा AXBY को। इसको ब्रेक करोगे तो कैसे बनेगा x टाइम्स ऑफ a y प्लस, है ना, x टाइम्स ऑफ a y प्लस y टाइम्स ऑफ b x माइनस। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। अब इसे देखो n की वैल्यू क्या आएगी x प्लस y ओके। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। i इक्वल्स टू 1 प्लस n की वैल्यू हो रही x प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा। अब उसके बाद प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। तो बना के देखना और देखना कि कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो। At 35 degree Celsius, vapor pressure of CH2 is 512 mm of Hg and that of acetone is 344 mm of Hg. A solution of CH2 in acetone has a total vapor pressure of 600 mm of Hg. The false statement among the following will be. Means हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को हम रिलेट करेंगे ऑप्शन से और ये पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है ना। तो क्वेश्चन को देख के हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन दो लिक्विड के सॉल्यूशन का क्वेश्चन है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। तो देखो CH2 का वेपर प्रेशर 512 है और एसीटोन का वेपर प्रेशर 340 है ना। तो उन दोनों को जब डिसॉल्व किया जा रहा है तो डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 600 mm Hg आ रहा है, जो कि उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से भी ज्यादा है ना। तो अब देखो हमने आइडियल सॉल्यूशन के केस में पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल लिक्विड के वेपर प्रेशर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, उनका वेपर प्रेशर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से ज्यादा आ रहा है। मींस वेपर प्रेशर में रिलेटिवली ज्यादा मिल रहा है उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हुआ, नॉन आइडियल हुआ, ठीक है। और हमें वेपर प्रेशर क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा का मींस पॉजिटिव। तो कैसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये सब हमने दिमाग में क्लिक किया, है ना। फिर हमने ऑप्शन पढ़ा, तो ऑप्शन को पढ़ के देखो। पहला ऑप्शन है हीट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस सॉल्यूशन। मींस हीट एब्सॉर्ब होगी, इसका मतलब डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। फिर इसको देखो, राउल्ट लॉ इज नॉट ऑपरेट बाय दिस सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है ना। अब देखो a mixture of 100 ml CH2 and 100 ml acetone has a total volume of 190 ml. इसका मतलब 100 ml और 100 ml CH2 और 100 ml एसीटोन को मिक्स करने पर हमें कितना ml मिल रहा है, फाइनली 190, जो कि दोनों के टोटल वॉल्यूम से कम है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब डेल्टा V इज लेस देन 0, जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये ऑप्शन कैसा है, रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये है, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। ओके, तो लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं।
CH2 and एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एविएशन में जिन दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाता है उन लिक्विड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, इसी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल which has density of 1.4 gram per ml and mass percent of 63% will be, है ना, मीन्स हमें HNO3 सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है? मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है ना। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि HCl है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो देखो यहां पर जो डाटा गिवन है उसमें एक डाटा दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है? 1.4 ग्राम पर ml। ओके, और गिवन है मास परसेंट ऑफ HNO3 कितना? 63%। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 63 ग्राम of HNO3 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये हमें मीनिंग निकालना आना चाहिए, है ना। तो अब देखो, अगर हम इसको स्टैंडर्ड मान लें, है ना, मीन्स हमारा इनिशियल डाटा ये है कि HNO3 के 63 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हम क्या करेंगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है ये पता कर लेंगे। ठीक है, किससे पता करेंगे? बाय यूजिंग डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सॉल्यूट का मास तो पता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 63 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? मोल्स ऑफ HCl इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 63 अपॉन मोलर मास कितना है? 63, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो n तो आ गया भाई, है ना। अब चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी से निकालेंगे। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना एज्यूम किया है? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी? 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम कितना आया? 100 अपॉन 1.4 ml आया। ठीक है, तो n भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, तो पुट कर लेंगे यहां पर। तो n की वैल्यू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 100 अपॉन 1.4, और ये मिलीलीटर, और ये किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटू 1/1000। ओके, फिर इसको सॉल्व करोगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आए उसको आप लोग कमेंट करना। ठीक है, चलिए इसको नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द osmotic pressure of solution containing 0.6 gram of urea and 3.42 gram of sugar in 100 ml solution at 27 degree Celsius। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया भी प्रेजेंट है और शुगर भी प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इनटू R इनटू T, देन पाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू R इनटू T। और ऑप्शन दिए हुए ATM में, तो ATM वाली यूनिट लेनी होगी R की। ठीक है, सॉरी, ATM वाली वैल्यू लेनी होगी R की।
जो कितनी होती है 0.0821। ठीक है, अब देखो, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो सॉल्यूट कौन कौन है, यूरिया और शुगर। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल देंगे। वो कितना है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है यूरिया का 0.6, मोलर मास कितना होता है 60। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 0.01। ओके, फिर हम अगर शुगर का मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर दैट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास है 3.42 अपॉन मोलर मास कितना है, तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो फॉर्मूले से जब आप लोग इसका मोलर मास निकालोगे वो कितना आएगा 342, यहाँ पर 342। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.01। मोल्स ऑफ यूरिया और मोल्स ऑफ शुगर आ गए, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो 0.01 प्लस 0.01 ये हो गए टोटल मोल्स, क्योंकि हमें सॉल्यूट के मोल से मतलब है, सॉल्यूट कौन सा डाला गया है उससे मतलब नहीं होता है ना। इनटू आर की वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ध्यान रखना। यहाँ पर केल्विन में 300 हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml, दैट मींस 0.1 लीटर। फिर इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट A and B whose abelioscopic constant are in the ratio of 1:5. Then the ratio of elevation in boiling points, that is delta Tb A upon delta Tb B will be. मीन्स हमें क्या करना है, दो अलग अलग सॉल्वेंट लेना है, ये सॉल्वेंट A और सॉल्वेंट B। ओके, फिर इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट ऐड करना है और इसमें भी 1 ग्राम सॉल्यूट ऐड करना है, और सॉल्यूट वही है ना, जो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वही सॉल्यूट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और 100 ग्राम सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट A और सॉल्वेंट B। तो इसका भी 100 ग्राम और इसका भी 100 ग्राम। ठीक है, अब देखो हमने सॉल्यूट के 1 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में यहाँ पर डाले और यहाँ पर भी सॉल्यूट के 1 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में डाले। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी दोनों में सेम है। ठीक है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि सॉल्वेंट A का Kb और सॉल्वेंट B का Kb का रेशियो कितना है, का क्या रेशियो 1/5। ओके, हमें क्या निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की रेशियो निकालना है दोनों केस में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ सॉल्वेंट A अपॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ सॉल्वेंट B। ठीक है, तो देखो सॉल्वेंट A के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Kb ऑफ सॉल्वेंट A इनटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन Kb ऑफ सॉल्वेंट B इनटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूट के 1 ग्राम इसमें भी डिसॉल्व है, 1 ग्राम इसमें भी डिसॉल्व है, इसका मींस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है। इस वजह से, और सॉल्वेंट का मास भी दोनों जगह सेम है, तो इस वजह से मोलैरिटी दोनों ही केस में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली क्या आएगा, Kba अपॉन Kb इक्वल्स टू जो क्वेश्चन में गिवन है 1/5। ठीक है, मींस क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, फिर आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोगों का टेस्ट होगा, तो टेस्ट की तैयारी करो और सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और जहां कोई भी दिक्कत आए आप लोग पूछ सकते हो। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।